डीएनए में आज हम सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के उस बैंक अकाउंट की बात करेंगे जो सवालों के घेरे में है। बीएसपी के इस बैंक अकाउंट पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नोटबंदी के बाद से पार्टी के इस बैंक अकाउंट में 104 करोड़ 36 लाख रुपए जमा हुए हैं। डीएनए में हम लगातार स्वच्छ राजनीति का मुद्दा उठा रहे हैं और पहले दिन से ये मुद्दा उठा रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों को अपने चंदे को लेकर पारदर्शी होना चाहिए। फिलहाल बीएसपी के इस बैंक खाते को स्कैन किया जा रहा है। इनकम टैक्स विभाग और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस अकाउंट से जुड़े हर ट्रांजैक्शन की अब जांच कर रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुताबिक नोटबंदी के बाद से बीएसपी के खाते में 104 करोड़ 36 लाख रुपए जमा किए गए। बीएसपी का यह खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की दिल्ली की करोल बाग ब्रांच में है। इनमें से 102 करोड़ रुपए 1000 रुपए के नोटों में जमा करवाए गए, जबकि बाकी का पैसा 500 रुपए के पुराने नोटों में जमा करवाया गया। इसी ब्रांच में मायावती के भाई आनंद कुमार का भी एक बैंक अकाउंट है जिसमें 1 करोड़ 43 लाख रुपए पाए गए हैं। इनमें से 18,98,000 रुपए नोटबंदी के बाद पुराने नोटों के रूप में जमा करवाए गए। इस बैंक अकाउंट में 104 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि 8 अलग अलग ट्रांजैक्शंस के जरिए जमा करवाई गई। आपको याद होगा 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान किया गया था और इसके बाद 2 दिन के बाद ही 10 नवंबर को बीएसपी के इस खाते में 36 लाख रुपए जमा कराए गए। इसके बाद इस खाते में 2 दिसंबर को 15 करोड़ रुपए जमा हुए। 3 दिसंबर को 15 करोड़ 80 लाख रुपए जमा हुए। उसके बाद 5 दिसंबर को 17 करोड़ और जमा हुए। इसके बाद अगले ही दिन 6 दिसंबर को 15 करोड़, फिर उसके बाद अगले दिन 7 दिसंबर को 18 करोड़ और अगले दिन 8 दिसंबर को फिर से 18 करोड़ जमा करवाए गए और 9 दिसंबर को 5 करोड़ 20 लाख रुपए जमा करवाए गए। यानी लगातार हर दिन पैसा जमा हुआ है। जाहिर है राजनीति की दुनिया में यह खाता और इसमें जमा हुए 104 करोड़ 36 लाख रुपए अब ट्रेंड कर रहे हैं। इस मामले में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने आज सफाई दी है और केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया है कि उन्हें दलित होने की वजह से परेशान किया जा रहा है। मायावती ने अपनी सफाई में कहा कि यह पैसा उनकी पार्टी को देश भर के कार्यकर्ताओं से मिला है और यह सारा पैसा अगस्त 2016 के बाद जमा हुआ है। इसलिए ये 104 करोड़ 36 लाख रुपए बैंक में अब जाकर जमा करवाए गए हैं। पिछले वर्ष यानी 2015 और 16 में मायावती की पार्टी बीएसपी की टोटल इनकम 47 करोड़ 38 लाख रुपए थी। ये जानकारी हमें कहां से मिली आपको बता देते हैं। ये जानकारी बीएसपी ने खुद चुनाव आयोग को दी थी। यानी 2015 और 16 के 12 महीनों में मायावती की पार्टी को सिर्फ 47 करोड़ 38 लाख रुपए का चंदा मिला था और मायावती के इस दावे के मुताबिक इस वर्ष सिर्फ 4 महीने में ही पार्टी को 104 करोड़ 36 लाख रुपए का चंदा मिल गया। यानी जितना पैसा साल भर में नहीं मिला उससे दुगनी रकम पार्टी को सिर्फ 4 महीनों में मिल गई और इसी वजह से अब इस रकम पर सवाल उठ रहे हैं। एक और बात भी है जो शक पैदा करती है और वो ये कि मायावती की पार्टी बीएसपी का यह दावा है कि पिछले 10 वर्षों में उन्हें 20,000 रुपए से ऊपर का कोई भी चंदा आज तक नहीं मिला है। यानी जो भी पैसा चंदे में मिला है वो 20,000 रुपए से कम में मिला है। ऐसा क्यों है यहां आपके लिए जानना जरूरी है और वो बात यह है कि राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से ऊपर के चंदे की पूरी जानकारी चुनाव आयोग और इनकम टैक्स विभाग को देनी होती है और इसीलिए अब ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर मायावती ने 20,000 रुपए से ज्यादा का कोई चंदा पिछले 10 वर्ष में लिया ही नहीं है तो फिर उनकी पार्टी को सिर्फ 4 महीने में ही 104 करोड़ 36 लाख रुपए का चंदा कैसे मिल गया। और ये कैसी अजीबोगरीब बात है कि 10 वर्षों में मायावती को आज तक किसी ने भी 20,000 रुपए से ऊपर का चंदा ना दिया हो। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। सर्व समाज के सम्मान में, सर्व समाज के सम्मान में बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। साल 2010 की ये वही तस्वीर है जिसे देखकर कई लोग ये सवाल उठाने लगे थे कि मायावती दलितों की देवी हैं या दौलत की देवी।
मायावती की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब हजार हजार के नोटों वाली माला मायावती को अर्पण की थी तो सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मच गया था। कहा तो यह भी गया कि इस माला में 5 करोड़ रुपए के नोट लगे हुए थे। इस तस्वीर में इन्हें गौर से देखिए, यह है स्वामी प्रसाद मौर्य। उस दिन मायावती को माला पहनाने में सबसे आगे खड़े थे। वो वक्त दूसरा था, तब स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के सबसे खास लोगों में से एक थे। लेकिन पिछले 6 वर्षों में वक्त बदला और स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ दी और मायावती पर आरोप लगाया कि वो टिकट के बदले पैसा लेती हैं। सुश्री बहन मायावती जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मानवर कांशीराम जी के विचारों की हत्या कर रही हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का सौदा कर रही हैं और जिस तरीके से टिकटों की बड़े पैमाने पर नीलामी हो रही है, उससे बहुजन समाज पार्टी आज नीलामी का बाजार बन गया है। आज बड़े पैमाने पर ऊंची दामों को बोल बोल करके टिकट बदले जा रहे हैं और एक एक सीट पर कितनी कितनी बार टिकट बेचा जाएगा, टिकट नीलाम किया जाएगा, इसका भी कोई इंतहा नहीं रह गया है। इससे बहुजन समाज पार्टी का जो मौलिक कार्यकर्ता है, दलित हो या पिछड़े हों, आज बुरी तरीके से परेशान हैं, खिन्न हैं और हताशा निराशा की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। उनके विचारों की हत्या हो रही है, बहुजन समाज के सम्मान स्वाभिमान को दफनाने की कोशिश की जा रही है। मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन उनकी संपत्ति में बीते वर्षों में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, उससे भी मायावती पर कई सवाल खड़े होते हैं। 1995 में जब मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी तो उनकी कुल संपत्ति 1 करोड़ 12 लाख रुपए थी, लेकिन अगले 9 वर्षों में उनकी संपत्ति 11 करोड़ की हो गई। 2004 के लोकसभा चुनावों में मायावती ने 11 करोड़ की संपत्ति की घोषणा की थी। 2007 में वो चौथी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी और 2010 के विधान परिषद चुनावों में मायावती ने घोषणा की कि उनके पास 87 करोड़ रुपए की संपत्ति है। यानी सिर्फ 6 वर्षों में उनकी संपत्ति 8 गुना बढ़ गई। इसके बाद 2012 में जब उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गई तो मायावती राज्यसभा चली गई। राज्यसभा चुनावों के दौरान मायावती ने जो घोषणा पत्र दाखिल किया, उससे पता चला कि उनके पास 112 करोड़ रुपए की संपत्ति है। यानी सिर्फ 2 वर्षों के अंदर ही मायावती की संपत्ति में 25 करोड़ रुपए का इजाफा हो चुका था। और अब जब नोटबंदी के बाद मायावती की पार्टी के खाते में सिर्फ 2 महीने में ही 104 करोड़ रुपए जमा हुए तो सवाल उठने लाजमी है। लेकिन मायावती केंद्र सरकार पर दलित उत्पीड़न का आरोप लगा रही हैं। इसी दौरान बीजेपी सहित अन्य पार्टियों ने भी अपना पैसा बैंकों में जमा कराया है, लेकिन उनकी चर्चा तक भी नहीं होती है और ना ही उनकी खबरें मीडिया आदि में दर्शाई जाती है। तो ये सब इनकी दलित विरोधी मानसिकता नहीं है तो और क्या है? दलित विरोधी मानसिकता रखने वाली भारतीय जनता पार्टी, वे अन्य जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग ये कतई भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ एक दलित वर्ग की बेटी के हाथों में केंद्र व आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी आए। हालांकि अब विपक्ष को एक बार फिर मायावती पर राजनीतिक हमला करने का मौका मिल गया है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, इसलिए वहां की राजनीति में दखल रखने वाली हर पार्टी मायावती पर राजनीतिक मिसाइल छोड़ने में देर नहीं लगा रही। बड़ा सवाल ये आता है, क्या अपने भ्रष्टाचार को दलितों के नाम पर छुपाया जाएगा? ये तो इस देश के दलितों के साथ बहुत बड़ा अपमान है। उनके पार्टी के लोग ही कहते हैं कि ये तो छोटा हिस्सा है। बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यालय के नीचे खजाना बना हुआ है, तहखाना बना है, जिसमें टिकट बेचने के पैसे रखे जाते हैं। लूट करने वाले को वो दिन लद गए, ये जान लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को तिहाड़ के बड़का दरवाजे के भीतर होना पड़ेगा। मायावती की तो पुरानी आदत है ऐसे चीज़ों पर इस प्रकार का रिएक्ट करना। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, यही उनकी स्थिति है। और जो सब सारी चीज़ें कह रही हैं वो कोई आज उन्होंने नहीं कहा, वो जब कभी इस प्रकार के वो फंसती हैं
तो ऐसे ही बोलती हैं। पहले भी इनकम टैक्स के मामले में वो फंसी थी, कोर्ट तक मामला गया था, तब भी वो यही बात बोलती थी कि मैं दलित की बेटी हूँ। वो जब फंस जाती है तो दलित की बेटी उनको याद आने लगती है। और ये 104 करोड़ रुपया जो है ये 1 महीना के अंदर में जमा करना, कौन गरीब के पास में, कौन दलित के पास में जो है 1 करोड़ रुपया भी है। उससे पहले से हम राजनीति में हैं, तो हम दलित नहीं हैं क्या? हमारे बैंक के खाते में कितना है? अभी हमारे बैंक के खाते में आप जाकर के देखिएगा तो 1,03,512 रुपया है। अभी मैं बीजेपी को आज गाली दे रहे हैं, बीजेपी के साथ में नहीं थी क्या? मुख्यमंत्री तो बीजेपी के साथ में ही जाकर के बनी थी। तो लोग चोरी करेगा और चोरी में जब पकड़ाएगा तो कहेगा कि हम दलित की बेटी हैं, तो हम दलित हैं, तो हम फलना जाति के हैं। सबसे ज़्यादा जात पात की राजनीति तो यही कर रही हैं। आज ये उजागर हुआ है, उससे कुछ राजनीतिक पार्टियों का चरित्र सामने आ रहा है। देश में राजनीतिक क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार समाप्त हो, ये 2014 के चुनाव का महन मुद्दा था। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो व्यवस्थाएं हमने 8 नवंबर के बाद की थी, उसको धत्ता बता करके कोई भी मिसयूज ऑफ पावर करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो इसे बदले की कार्रवाई बता रही हैं। All this entire game, we see a kind of vindictive action from the government side. I think Prime Minister's party is targeting Mayawati's party. Maybe one of the reasons. भाजपा अब ये चुनाव एक नए गठबंधन से लड़ रही है। तमाम जो CBI, ED, NIA है, इनकम टैक्स है, ये सब इनकी कोalition पार्टनर है। और अब आप ये राजनीतिक लड़ाई को इस प्रकार लड़ना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि भाजपा को ये सोचना चाहिए कि लड़ाइयाँ अपनी जगह, लेकिन संस्थाओं की विश्वसनीयता अगर खत्म हो गई तो मुल्क में कुछ नहीं बचेगा। अगर वो राजनीतिक पार्टियां और नेताएं या उनके संबंधियों के खिलाफ है तो वो वाजिब है, अगर उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी एक पार्टी को या लीडर को टारगेट किया जा रहा है। अगर ये बात नहीं है तो जो सरकार को सबूत मिलते हैं इस मामले में उसकी तहकीकात होनी चाहिए और कानून के हिसाब से आगे एक्शन होना होगा। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों को इतने पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही पार्टियों को इतना पैसा चाहिए? और अगर ऐसा है तो फिर चुनाव सरकार के खर्चे पर क्यों नहीं हो? इस पर देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को विचार करना चाहिए। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। 104 करोड़ 36 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है और एक राजनीतिक पार्टी के अकाउंट में इतने पैसे जमा होने से यह सवाल उठता है कि आखिर एक पार्टी को इतने पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है। आप अगर किसी भी पार्टी के प्रवक्ता से या किसी भी पार्टी के बड़े नेता से यह सवाल पूछेंगे तो वो यही जवाब देगा कि पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती ही है। इतना पैसा चुनाव लड़ने के लिए जरूरत होती है जिस पैसे की, वो पैसा फिर कहां से आएगा? और वो पैसा ऐसे ही चंदे के रूप में आता है, और वो भी ऐसा चंदा जिसका कोई अता पता ना हो। और यही वो पॉइंट है जिसके दम पर हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों को कई तरह की छूट मिली हुई है। और इसीलिए हमें लगता है कि हमारे देश में चुनावों को स्टेट फंडेड होना चाहिए। जी मीडिया लगातार स्वच्छ चुनाव अभियान चला रहा है। डीएनए में हम पिछले कई दिनों से देश की चुनाव प्रक्रिया में मौजूद गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार का विश्लेषण कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश की चुनाव प्रक्रिया भ्रष्टाचार और धांधली से मुक्त होनी चाहिए। इसके लिए हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों को भी पारदर्शी होने की जरूरत है। चुनाव आयोग लगातार राजनीतिक पार्टियों की पारदर्शिता के लिए केंद्र सरकार को सुझाव भी दे रहा है और हमें भी लगातार हम ये सुझाव दे रहे हैं कि देश में चुनाव सरकारी खर्चे पर करवाए जाएं। चुनावों की स्टेट फंडिंग यानी सरकार के खर्च पर चुनाव लड़ने से नेता चुनाव जीतने के लिए काले धन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रकम सीधे सरकार के खाते से प्रत्याशी के खाते में या फिर उसकी पार्टी के खाते में ट्रांसफर की जा सकती है, जिसका पूरा हिसाब रखना जरूरी होगा और बेहद आसान भी होगा। फिलहाल भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी को चुनाव में 70 लाख रुपए तक खर्च करने की इजाजत होती है और कुछ छोटे राज्यों में यह सीमा 56 लाख रुपए है, जबकि विधानसभा चुनाव लड़ रहा उम्मीदवार चुनाव प्रचार पर
28 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता और छोटे राज्यों में चुनावी खर्च की ये सीमा 20 लाख रुपए है। लेकिन अब आपको हम ये बताते हैं कि असल में होता क्या है और क्यों चुनावों में काले धन का इस्तेमाल रोकने के लिए स्टेट फंड से इलेक्शन कराए जाने पर विचार करने का सही वक्त अब आ चुका है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों ने करीब 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक 2014 के चुनाव में हर उम्मीदवार ने चुनाव प्रचार पर ही औसतन 25 करोड़ रुपए खर्च किए और ये एक बहुत बड़ी रकम है और इसका हिसाब कोई भी पार्टी जनता को अब नहीं देना चाहती। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक विधानसभा चुनावों में औसतन 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाते हैं अलग अलग विधानसभा चुनावों में। ऐसे में सवाल यह है कि राजनीतिक पार्टियों के पास इतना पैसा आता कहां से है? कौन है वो लोग जो राजनीतिक पार्टियों को इतना पैसा देते हैं, चुनाव में उम्मीदवारों को इतना पैसा देते हैं? और इस सवाल का जवाब यह है कि पार्टियों को यह तमाम पैसा बड़े बड़े उद्योगपतियों, अपराधियों और माफियाओं से हासिल होता है, बिल्डर्स से हासिल होता है। अब आप खुद ये सोचिए कि अगर चुनाव लड़ने के लिए पैसा उद्योगपति, अपराधी, बिल्डर्स और माफिया देंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि वो अपना पैसा बाद में चुनाव जीतने के बाद इन्हीं नेताओं से वसूल भी तो करेंगे और नेता भी जनता की बजाय इन्हीं लोगों के हितों के लिए काम करेंगे, क्योंकि नेताओं के चुनावों में पैसा भी तो इन्हीं लोगों ने लगाया है। और इसीलिए आपको अक्सर ऐसा लगता होगा कि हमारे देश में जो सरकारें आती हैं वो कुछ खास उद्योगपतियों का ध्यान रखती हैं, वो कुछ खास लोगों के लिए काम करना शुरू कर देती हैं, वहां पर अपराधियों की चांदी होने लगती है, कुछ खास बिल्डरों को नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगते हैं। और उसके पीछे की असली वजह यही है जो आज हम आपको बता रहे हैं। नियमों के मुताबिक 20,000 रुपए से ज्यादा के चंदे का रिकॉर्ड पार्टियों को रखना होता है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक पार्टियों को मिले 75% फंड का कोई हिसाब किताब होता ही नहीं। और जैसा आप जानते हैं हमारे देश में लोग कानून में लूप होल ढूंढने में एक्सपर्ट होते हैं और इसीलिए हमारे देश में नेताओं ने भी इस कानून में लूप होल ढूंढ लिया है। और वो लूप होल ऐसा है जिसमें वो ये कहते हैं कि उन्हें 20,000 रुपए से ऊपर का कोई चंदा मिला ही नहीं, और अगर ऐसा कोई चंदा मिलेगा नहीं तो उन्हें ये भी नहीं बताना होगा कि ये चंदा उनके पास कहां से आया। इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जब अपने चंदे का हिसाब किताब देती हैं तो यही कहती हैं कि उन्हें तमाम चंदा, ज्यादातर चंदा 20,000 रुपए से कम में मिला है। इसलिए हमें लगता है कि स्टेट फंडिंग पर आधारित चुनाव ज्यादा पारदर्शी हो जाएंगे, जहां खर्च की गई पूरी रकम का हिसाब रखना संभव होगा। जनता को पैसे बांटकर या लालच देकर वोट नहीं खरीदे जा सकेंगे और इसके साथ साथ पूरे भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने से चुनाव का खर्च बहुत हद तक बच सकता है। हर तीसरे चौथे महीने पर चुनाव होते रहने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं, क्योंकि चुनावों से पहले आदर्श आचार संहिता लगा दी जाती है। स्टेट फंडिंग के जरिए एक साथ चुनाव कराए जाने से एक फायदा यह भी होगा कि पार्टियों को बार बार चुनावों की तैयारियां नहीं करनी पड़ेंगी, बल्कि एक बार चुनाव हो जाने के बाद तमाम सरकारें, चाहे वो राज्य की हों चाहे केंद्र की हों, अपने वादों को पूरा करने पर ध्यान लगा पाएंगी और उन्हें पूरे 5 साल मिलेंगे काम करने के लिए।